सिंदूरी इश्क भाग 19। राठौर मैंशन। प्राक्षी ने गुस्से में माधवी को जवाब देते हुए बोला, तो आप मुझे क्यों बोल रही हैं? ये बात तो आप मिस्टर राठौर को भी बोल सकती है। मुझे कोई शौक नहीं है मिस्टर राठौर की लाइफ में रहने का और न ही उन्हें अपना पति मानने का। वो मिस्टर राठौर ही है जो मुझसे जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ कर रखा है। मैं ना तो उन्हें अपना पति मानती हूँ और ना ही उनके साथ रहना चाहती हूँ। तो बेहतर होगा कि आप लोग ये बातें उनसे बोलिए, मुझे नहीं। माधवी ने गुस्से में बोला। ओ तो अब महारानी की जुबान तो देखो कैसे कैंची जैसी चलने लगी है। लगता है सच में खुद को तुम इवांस की पत्नी समझने लगी हो। प्राक्षी का दिमाग वैसे भी इवांस के किस करने से खराब था पहले से ही, अब माधवी की बात सुनकर और ज्यादा हो गया था। माधवी और देविका की बातें प्राक्षी चुप चाप सुन लेती थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर लोगों की बातें सुनते रहो तो वो पागल समझ लेते हैं। बस वही प्राक्षी के साथ हो रहा था। वो भी इंसान थी, आखिर कहाँ तक सबकी बातें सुनती। प्राक्षी ने माधवी को जवाब देते हुए बोला, माफ करिए चाची जी, लेकिन मुझे बोलने के लिए भी आप लोगों ने ही मजबूर किया है। हमेशा हर बात में आप लोग मेरी ही गलती निकालते हैं। रही बात मिस्टर राठौर को अपना पति मानने की, तो मैंने उनसे नहीं कहा था कि वो मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरें। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माधवी चिका देविका से बोली, देख रही हो दीदी कैसे जुबान चला रही है ये महारानी। वो दिन दूर नहीं जब ये हम सब पर अपना हुक्म चलाएगी। पापा जी और इवांस को तो वैसे भी इसने अपने साइड में करके रखा है, ऊपर से मेरी बेटी पर पता नहीं इसने क्या जादू कर रखा है कि वो बस इसके ही गुणगान गाती है। देविका ने माधवी से बोला, माधवी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मेंशन में हमेशा से देविका सिंह राठौर का हुक्म चलता आया है, तो मेरा ही हुक्म चलेगा। आज के बाद ये हमसे क्या किसी से भी अपनी जुबान चलाने लायक नहीं रहेगी। देविका प्राक्षी का हाथ पकड़कर उसे मेंशन से बाहर ले जाते हुए बोली, प्राक्षी तुमने अभी कहा कि तुम्हें इवांस की पत्नी बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही उसके साथ रहने का, तो तुम हमारे मेंशन में क्या कर रही हो? चलो तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुंचाकर। प्राक्षी देविका से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, माँ प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। और आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए मेरा हाथ छोड़िए। आप देविका ने प्राक्षी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोल, चलना तो तुम्हें मेरे साथ पड़ेगा। तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाऊंगी। देविका प्राक्षी को अपने साथ घसीटते हुए मेंशन के बाहर ले जाती है। देविका के पीछे माधवी भी मेंशन से बाहर निकल जाती है। प्राक्षी रोते हुए देविका से बार बार खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देविका प्राक्षी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। देविका अपनी गाड़ी की बैक सीट का डोर ओपन करके प्राक्षी को गाड़ी के अंदर धक्का दे देती है। फिर उसके एक साइड माधवी और एक साइड देविका आकर बैठ जाती है। देविका ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को बोलती है। कुछ देर में उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। स्नेहा ने देविका और माधवी को प्राक्षी को ले जाते हुए देख लिया था। स्नेहा अपने रूम में आराम से वीडियो गेम खेल रही थी, लेकिन रॉबिन जो कि घर का लॉयल सर्वेंट था वो इवांस के लिए वफादार था, इसीलिए रॉबिन ने देविका और माधवी की बातें सुन ली थीं। रॉबिन स्नेहा को जाके सारी बातें बता देता है। स्नेहा अपनी गाड़ी की लेकर बाहर आती है और वो भी देविका की गाड़ी के पीछे
अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। स्नेहा ने खुद से बोला, बड़ी मॉम और मॉम को भाभी के साथ। मैं कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी यहाँ पर। भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं और दादू तो है, मैं दादू को कॉल लगाती हूँ। स्नेहा संघर्ष जी का कॉल लगा रही थी पर उनका कॉल लग ही नहीं रहा था। फिर वो इवांस को कॉल करती है, इवांस का भी कॉल नहीं लगता है। स्नेहा ने दक्ष का कॉल लगाया था मगर उसका भी कॉल नहीं लगा था। बेचारी स्नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, उसे प्राक्षी की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि वो देविका और माधवी को अच्छे से जानती थी कि वो दोनों कैसी हैं। लगभग आधे घंटे बाद देविका की गाड़ी एक मंदिर के सामने रुकती है। वो मंदिर देखने में ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन उसमें सारे देवी देवता की मूर्तियां थी। माधवी गाड़ी का गेट खोलकर बाहर आती है। उसके बाद देविका बाहर आती है। देविका प्राक्षी का हॉर्न पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकालती है। मंदिर को देखकर प्राक्षी ने कंफ्यूजन से देविका से सवाल किया, आप मुझे मंदिर क्यों लेकर आई हैं? देविका ने तिरछा मुस्कुराते हुए प्राक्षी को जवाब दिया, बहू रानी मंदिर के अंदर चलो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। देविका प्राक्षी का हॉर्न पकड़कर मंदिर के अंदर लेकर आती है और उसे मंदिर में एक जगह पर लाकर छोड़ देती हैं। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो प्राक्षी को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। वो आदमी देखने में ही गुंडा टाइप का लग रहा था। प्राक्षी ने हैरानी से देविका की तरफ देखकर कहा, ये कौन है? देविका की जगह माधवी ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा भविष्य है ये, इसका नाम राका है और अब राका से हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं। माधवी की बात सुनकर प्राक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्राक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, दिमाग खराब है आप दोनों का? ये क्या बकवास करे जा रही हैं आप दोनों? अगर मिस्टर राठौर को पता चला तो वो आप दोनों को इस बार सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। देविका प्राक्षी को उसके बालों से पकड़ कर बोली, आवाज नीचे, और तू मुझे मेरे ही बेटे की धमकी दे रही है? बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे मुंह पर, चल तेरी सारी चर्बी अभी उतर जाएगी। देविका प्राक्षी को उसके बालों से ही पकड़ कर उसे खींचते हुए उस जगह पर लाती हैं जहां पर पहले से ही शादी की पूरी तैयार हो चुकी थी। वहां पर एक पंडित भी बैठे हुए थे शादी करवाने के लिए। जारी